नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। रोज की तरह ही आज भी हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं और हम इनसे देश की राजनीति के बारे में कुछ प्रश्न करेंगे। अलग-अलग गठबंधन अपनी स्थितियों को मजबूत कर रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में है। क्या वह सच में मजबूत स्थिति में है या फिर उसके सामने कई चुनौतियां हैं? क्या इंडिया गठबंधन खुद को संभाल पाया है? नहीं। इन्हीं सब मुद्दों से जुड़े हुए कुछ पहलुओं पर और आज अगर राजनीति में कुछ और घटनाक्रम दिखता है तो उसके आसपास हम अभय जी से कुछ प्रश्न करेंगे। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। यह खबर आई कि अमित शाह जी काफी एक तरीके से आग शांत करने वाली मुद्रा में महाराष्ट्र की यात्रा पर गए हैं और वहां पर एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। शिंदे गुट बहुत ज्यादा सीटों की मांग कर रहा है, अजीत पवार भी ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। तो क्या महाराष्ट्र एनडीए गठबंधन के लिए बहुत बड़ी समस्या बनने वाला है या बनता जा रहा है? देखिए, जहां पर गठबंधन में मजबूत और महत्वाकांक्षी सहयोगी दल होते हैं, वहां पर दिक्कत आती ही है। कोई भी हो, चाहे विपक्ष का गठबंधन हो, चाहे सत्ता पक्ष का गठबंधन हो। जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है और उसके सहयोगी दल हैं, वो बहुत मामूली सी किसी एक छोटे इलाके में प्रभाव रखने वाले हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के ज्यादातर सहयोगी दल हैं। लेकिन महाराष्ट्र और बिहार में 2 ऐसी जगह पे हैं और कर्नाटक में भी 3 ऐसी जगह हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल बहुत मजबूत हैं और भारतीय जनता पार्टी न केवल उन्हें भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी उनकी जरूरत है। तो ये ऐसी स्थिति है। उत्तर प्रदेश की स्थिति तो ऐसी है, अगर मान लो उत्तर प्रदेश में बाकी जो छोटे-छोटे सहयोगी दल हैं, वो नहीं भी होंगे, तब भी ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत खराब स्थिति में पहुंच जाएगी। तो कुछ नुकसान होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसकी सीटें 20 रह जाएंगी या 10 रह जाएंगी। लेकिन बिहार में अगर उसके पास जो सहयोगी दल हैं वो नहीं होंगे, या महाराष्ट्र में जो सहयोगी दल हैं नहीं होंगे, तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की हालत इन 2 प्रांतों में पतली हो जाएगी। अगर कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर के साथ उसका गठजोड़ नहीं होगा, तो भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में फंस सकती है। इसलिए इन 3 राज्यों में उसके सीटों के तालमेल की प्रकृति क्या होगी, उसकी संरचना क्या होगी, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है और यहां पर समस्या आ ही सकती है। अब महाराष्ट्र को देखिए, महाराष्ट्र में सीटों के तालमेल शुरू होने से काफी पहले जो मराठा आरक्षण का मुद्दा था, उस मराठा आरक्षण के मुद्दे पर एकनाथ शिंदे, जो कि मुख्यमंत्री हैं और शिवसेना के टूटे हुए हिस्से के नेता हैं, उन्होंने मराठा आरक्षण के लिए सहमति दे दी। इस पर भारतीय जनता पार्टी नाराज हो गई और भारतीय जनता पार्टी के जो कई नेता थे, जैसे कि उनमें राणे एक महत्वपूर्ण नाम है, उन सब लोगों ने इसका विरोध किया और इसके विरोध के कारण ठीक है, वो प्रस्ताव पास हो गया, वो सब बातें ठीक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के बीच में एक थोड़ी सी खटास पैदा हो गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मानना यह था कि बिना उनको विश्वास में लिए हुए मुख्यमंत्री ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये काम कर दिया। अब एक बार मुख्यमंत्री ने जब ये आश्वासन दे दिया और उनका अनशन तोड़वा दिया गया, जो मराठाओं के नेता थे खैरराजे, तो उसके बाद स्थिति ऐसी बन गई कि उससे वापस उस कदम को वापस नहीं लिया जा सकता था। तो केवल भाजपा के नेताओं ने पत्र वत्र लिखे उन्हें विरोध में, और ये सब अपने दिल की भड़ास निकाली और अपना विरोध उन्होंने दर्ज कराया, लेकिन अंततः तो उसको वापस लेने वाली स्थिति से वो पूरा मामला ही बिगड़ गया था, वो ऐसा कर ही नहीं सकते थे। अच्छा, दूसरे, एक तो ये पहलू है। दूसरे, 2 बड़ी पार्टियों को भाजपा ने महाराष्ट्र में तोड़ा। एक तो शिवसेना को तोड़ा उन्होंने, जो महाराष्ट्र का देखा जाए तो सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया था। वो कांग्रेस से भी बड़ा था, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस से भी बड़ा था और भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ा था। उसको तोड़ के उन्होंने 2 हिस्सों में कर दिया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस को तोड़ा, तो 2 उन्होंने महत्वपूर्ण दलों को 2 फाड़ किया। इस पूरी प्रक्रिया में महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरीके से उलट-पुलट हो गई और किसी को ठीक से पता ही नहीं रहा कि किसकी स्ट्रेंथ दरअसल कितनी है। केवल इसमें कांग्रेस है। कांग्रेस के अंदर कोई बड़ा विभाजन नहीं हुआ, हालांकि कांग्रेस से नेता लोग गए हैं, जैसे अशोक चौहान गए, और भाजपा के अंदर कोई, भाजपा वैसी की वैसी बनी रही। तो ये दोनों पार्टियों के बारे में कह सकते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में उनका जो प्रदर्शन था, उसको उनके लोकसभा संबंधी ताकत का एक सूचकांक माना जा सकता है। लेकिन शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस,
इन दोनों की लोकसभा चुनाव के संदर्भ में क्या ताकत है, इसका कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। कोई ऐसा बैरोमीटर नहीं है इसके सहारे इनको बताया जा सके। अच्छा, अब ये दोनों, अब दूसरी बात ये है कि भाजपा ने इन दोनों दलों की खूब मदद की हर तरह से, चुनाव आयोग के जरिए भी मदद करवाई, और विधानसभा अध्यक्ष राहुल क्या नाम है उनका, राहुल नार्वेकर की तरफ से भी मदद उन्होंने करवाई, और उन दोनों को असली शिवसेना और असली राष्ट्रवादी कांग्रेस घोषित करवा दिया। अब वो असली शिवसेना और असली राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरह ही आचरण कर रहे हैं, और वो उसी हिसाब से अपनी सीटें भी मांग रहे हैं। जैसे संपूर्ण शिवसेना के पास थी उस तरह सीटें मांग रहे हैं, सारी एनसीपी के पास थी उस तरह से वो सीटें मांगेंगे। तो अब इसमें बहुत दिक्कत उन्हें होने वाली है, दिक्कत हो रही है। अब वहां पे वो लोग भारतीय जनता पार्टी के रुतबे के शिकार तो है नहीं, यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री कुर्सी उनके लिए खाली की है, भाजपा से उन्होंने मुख्यमंत्री पद भी ले लिया उन्होंने। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र में सीटों के तालमेल में मुश्किल होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को ये भी नहीं इस बात की गारंटी है कि इन पार्टियों के जो जनाधार हैं, जो कुछ भी वो है, कितना है ये भी तय नहीं है, वो ठीक से गठजोड़ के दूसरे दलों के जो उम्मीदवार होंगे, उन उम्मीदवारों को वोट ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, ये भी एक समस्या है। ये तो महायुति है, ये समस्या महाविकास आघाड़ी के अंदर भी समस्या है। ये महाविकास आघाड़ी, पहली बार ऐसा हो रहा है महाराष्ट्र के इतिहास में कि कांग्रेस शिवसेना के एक बड़े हिस्से के साथ अलायंस किए हुए है। एनसीपी के साथ तो उसका अलायंस पहले से रहा है, तो उसे, इन लोगों को भी नहीं पता है कि शिवसेना के जो जनाधार, शिवसेना के जो वोटर है, वो उनके उम्मीदवारों को वोट देंगे नहीं देंगे, या कांग्रेस के वोटर जो है वो शिवसेना के उम्मीदवारों को वोट देंगे नहीं देंगे। तो इस तरह से देखा जाए कि दोनों ही जो गठजोड़ हैं वो एक तरह की अपनी संरचना को लेकर एक तरह की अनिश्चितता के शिकार है, और भाजपा का गठजोड़ ज्यादा अनिश्चितता का शिकार है, क्योंकि वहां दो ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने भाजपा के साथ कभी गठजोड़ नहीं किया। ये बात भी है कि जो अजीत पवार हैं वो काफी हद तक जिसे हम कह सकते हैं मुस्लिमों के प्रति हमदर्दी रखने वाली राजनीति के कुछ उन्होंने संकेत दिए हैं, शायद वोटों का मसला ही ज्यादा है वहां पर, तो यह भी एक भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लिए वहां पर समस्या लगती है। नहीं, देखिए, अजित पवार अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में लड़ेंगे तो ना मुसलमान वोट नहीं मिलने वाला है। यानी अभी भी उनके मन में पूरी तरीके से वो स्पष्ट नहीं है, मन में कहीं उनके ये जो पहले शरद पवार के साथ रह के जो राजनीति करते थे, उस राजनीति का उन्हें अभ्यास पड़ा हुआ है। भाई शरद पवार के साथ राजनीति करते तो मुसलमान वोट मिलते थे, तब वो तथाकथित रूप से सेकुलर किस्म की राजनीति किया करते थे, सांप्रदायिकता विरोधी राजनीति किया करते थे। तो अब तो वो खुद ही जिस पार्टी के खिलाफ राजनीति करते थे उसी पार्टी के साथ हैं। तो ऐसी उधर वो दूसरी तरफ भी ऐसी स्थिति है, शिवसेना तो सेकुलर राजनीति नहीं करती थी, अब शिवसेना उन लोगों के साथ है, उद्धव ठाकरे वाली। लेकिन फिर भी अब शिवसेना वहां पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रही है, तो इस तरह से कह सकते हैं कि वो उनके साथ, कांग्रेस के साथ में और शरद पवार की पार्टी के साथ में शिवसेना के कुछ तालमेल बेहतर हो पाएंगे, लेकिन यहाँ पे तालमेल काफी मुश्किल तलब है। एक बात पीछे खबरों में ये आ रही थी और कि जो शिवसेना है, यानी कि जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उसका मन भी बदल सकता है, वो भी फिर से भाजपा के साथ जा सकते हैं, यानी महाराष्ट्र की राजनीति में कोई कहीं भी जा सकता है, ये स्थिति लगती है। ये खबर मुझे बहुत ज्यादा अटकलबाजी लग रही थी मुझे। ये खबर इसलिए कि उन्होंने, उद्धव ठाकरे ने एक बयान दे दिया था मोदी से, मोदी जी हम भी आपके दुश्मन नहीं है, हम भी आपके अपने हैं, कुछ इस तरह की बात थी, ऐसे वो पुराना वक्त याद दिला रहे हो। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो उद्धव ठाकरे की पार्टी से अपना संबंध तोड़ा नहीं, उद्धव ठाकरे ने उनसे संबंध तोड़ा, क्योंकि उद्धव ठाकरे का कहना था कि भाई हम मुख्यमंत्री बनेंगे, एक शिवसैनिक मुख्यमंत्री बनेगा, तो उन्होंने संबंध तोड़ के जिस साथ साथ चुनाव लड़े थे, बहुमत प्राप्त किया था दोनों ने मिलकर, लेकिन उन्होंने संबंध तोड़ा और कांग्रेस और एनसीपी के साथ में गठजोड़ करके उन्होंने महाविकास आघाड़ी बनाया और सरकार में रहे, मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने अच्छा काम किया। देश के मुख्यमंत्रियों की जब रेटिंग होती थी तो उसमें उद्धव ठाकरे का नाम, उद्धव ठाकरे की हैसियत अच्छी बताई जाती थी। मुझे याद है कि मुख्यमंत्रियों की एक रेटिंग पे सर्वे किया था यशवंत देशमुख ने, सी वोटर ने, एबीपी पे, तो उसमें उद्धव ठाकरे को अच्छे नंबर मिले थे। उसके अंदर बीजू पटनायक के बेटे को, नवीन पटनायक को अच्छे नंबर मिले थे, अरविंद केजरीवाल को अच्छे नंबर मिले थे,
और उद्धव ठाकरे को भी अच्छे नंबर मिलते। लेकिन उद्धव ठाकरे बहुत कुशल राजनेता नहीं साबित हो पाए। वो प्रशासक तो अच्छे साबित हुए, लेकिन कुशल राजनेता नहीं साबित हो पाए। वो उनकी नाक के नहीं, वो देखते रहे, उनको उनको समझ में नहीं आया, और उनके पार्टी के अंदर भाजपा ने तोड़ कर दी और एकनाथ शिंदे को फोड़ के अपनी तरफ कर लिया, और सब सारे विधायक जो थे और उसमें से कोई मंत्री वगैरह भी हवाई जहाज में बैठ के चले गए। वो घटना हम सब लोगों को याद है। तो ये, अगर आपके पास सत्ता है तो सत्ता को बचा के रखना भी आपका कर्तव्य बनता है। और अगर आप सत्ता को बचा के नहीं रख पाते और आपके नाक के नीचे बगावत पनपती रहती है और आपको बगावत नहीं दिखाई पड़ती, तो आपको इस राजनीति में जो बिल्कुल कट थ्रोट कंपटीशन है, गला काटू प्रतियोगिता है, उसमें तो आप नहीं टिक सकते। उद्धव ठाकरे का यही हश्र हुआ। बहरहाल जो भी हो, अभी तो पुरानी बात हो गई है। अब तो सीधी बात यह है कि दोनों महागठबंधन, सॉरी, महाविकास अघाड़ी और महायुति, इन दोनों के बीच में प्रतियोगिता है, और इन दोनों के बीच की प्रतियोगिता में दोनों के अलग-अलग संकट हैं, अलग-अलग किस्म के संकट हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा का संकट महाविकास अघाड़ी के मुकाबले महायुति का संकट ज्यादा मुश्किल है। भाजपा को ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कर्नाटक में जनता दल सेकुलर के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ है। लेकिन जैसे कि आपने महाराष्ट्र के उदाहरण में कहा कि जब अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए तो उन्हें मुस्लिमों का वोट नहीं मिलेगा। तो क्या ये बात हम कर्नाटक के बारे में भी कर सकते हैं कि जो अल्पसंख्यक वोट है, जो 9-10% के आसपास है, वो पूरी तरीके से कांग्रेस के पाले में ही रहेगा? वो तो आप उनके बयानों को याद कीजिए, देवगौड़ा के बयानों को। जनता दल सेकुलर के संस्थापक हैं और नेता हैं। तो वो तो कह ही रहे थे पहले कि भाई, हमारा मुसलमान वोटरों ने तो हमारा साथ विधानसभा चुनाव में ही छोड़ दिया था। देखिए, मुसलमान वोटरों को पूरा इस बात का संदेह था कि ये लोग भाजपा के साथ जा सकते, और कांग्रेस ने ये प्रचार भी उनके बीच में किया था। और देखिए, जैसे ही विधानसभा में जनता दल सेकुलर और भाजपा हारी, इन दोनों के बीच में गठजोड़ की चर्चा होने लगी। तो जो प्रचार किया था कांग्रेस ने, अब मुसलमान वोटरों को लगता है वो बिल्कुल ठीक बात थी। तो अब तो लोकसभा चुनाव में उन्हें एक भी वोट नहीं मिलेगा मुसलमानों का। केवल जहां पर उन्होंने कोई मुसलमान उम्मीदवार को वोट दिया हो, टिकट दिया होगा, मजबूत मुसलमान उम्मीदवार को, इसके जीतने की उम्मीद होगी, केवल वहीं पे मिलेगा। और मुझे लगता नहीं कि ऐसे मुसलमान उम्मीदवार को ये लोग कोई टिकट भी देंगे। 2-3 महीने पहले जब आपसे बात हुई थी, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी की संभावनाओं के बारे में, तो आपने कहा था कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन 90 से 100% के आसपास रहा है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां उसका प्रदर्शन कम रहा है, उसमें गिरावट आ सकती है। तो ये जो गिरावट की संभावना थी, अब उसकी संभावना आप फिर से देखते हैं, या फिर जो पूरी तरीके से 400 का नारा है, आपको लगता है कि बिल्कुल ठोस नारा है और कम से कम 300 सीटें तो मिल ही जाएंगी? देखिए, गैर भाजपा राजनीति के लिहाज से कुछ स्विंग स्टेट्स हैं, और भाजपा राजनीति के लिहाज से कुछ दूसरे स्विंग स्टेट्स हैं। यहाँ स्विंग स्टेट का मतलब यह है कि वो उसके पक्ष में स्विंग कर सकते हैं या उसके पक्ष में स्विंग कर सकते हैं। तो गैर भाजपा राजनीति के लिहाज से जो स्विंग स्टेट हैं, उनमें बिहार एक राज्य है, उनमें महाराष्ट्र एक राज्य है, उसमें तमिलनाडु एक राज्य है, उसमें कर्नाटक एक राज्य है, तेलंगाना एक राज्य है। पहले मैं उड़ीसा को भी इसमें मानता था। उड़ीसा में पिछली बार भाजपा ने 8 सीटें जीती थी। मैं मानता था कि भाजपा को वहां पर नुकसान हो सकता है, 2 या 3 सीटें ही जीत पाएगी, 4 या 5 सीटें वहां भाजपा हार जाएगी। लेकिन उन्होंने वहां पर बीजू जनता दल के साथ में खुफिया समझौता कर लिया है, जो अब इतना कोई खुफिया भी नहीं रहा। तो वहां पर वो दोनों आपस में साठगांठ करके कुछ एक दूसरे को जिताएंगे सीटें। एक तरह की फ्रेंडली फाइट्स ही वहां पर आयोजित करेंगे ये लोग। तो उसमें हो सकता है कि वो लोग, भाजपा को वो नुकसान ना हो जिस नुकसान का पहले अंदेशा था। तो इन राज्यों में भाजपा की सीटें कम हो सकती हैं और विपक्ष को यहां पर लाभ हो सकता है, जो राज्य अभी मैंने आपके सामने गिनाए। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी स्विंग स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि वो अपने 10 सीटें अपनी बढ़ा सकती है। पिछली बार जो 62 सीटें मिली थी, वो 72 हो सकती हैं। 10 सीटें वहां बढ़ा सकती है। भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से मान रही है कि बंगाल उसके लिए स्विंग स्टेट है, लेकिन मैं मानता हूं कि वो विपक्ष के लिए स्विंग स्टेट है। क्योंकि जिस तरह से आसनसोल से पवन सिंह, जो कि भोजपुरी के गायक हैं, उनको अपनी टिकट उनको वापस करना पड़ा। खुद भाजपा आला कमान ने उनसे कहा कि आप ऐसा बयान दे दीजिए कि आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं निजी कारणों से, हैं। क्योंकि भाजपा आला कमान को लगने लगा था अगर पवन सिंह को टिकट दे दिया उन्होंने,
तो पूरी तृणमूल कांग्रेस ने तैयारी कर रखी थी, वो हर जिले में प्रदर्शन होते इसके खिलाफ, क्योंकि बंगाली महिलाओं के खिलाफ अश्लील किस्म की बातें कहने वाले, अश्लील उनकी फिक्रेबाजी करने वाले गीत गाने के लिए वो काफी कुख्यात रहे हैं बंगाल में। तो पूरी तैयारी उसके लिए कर ली थी। तो संदेश खाली पे जो महिलाओं के खिलाफ यौनाचरण का मुद्दा भाजपा उठा रही थी, वो बिल्कुल पलट जाता पूरी तरीके से। और खुद प्रधानमंत्री जो वहां पर दौरा करने वाले थे बंगाल के, उस दौरे में भी प्रधानमंत्री के दौरे में भी गड़बड़ियां होती और मतलब वहां भी एक अलग तरह की स्थिति होती। जब वो प्रदर्शन होते वगैरह तो सवाल होते, उनका जवाब भी देना पड़ता उनको, तो वो सब गड़बड़ा जाता। तो ये बंगाल, आप समझ सकते हैं कि बंगाल का मामला भाजपा के लिए कितना नाजुक है, क्योंकि वहां पर ममता बनर्जी बहुत ही रणनीति कुशल नेता हैं, उनके पास अपना एक जनाधार है, वो काफी आत्मविश्वास से भरी हुई है विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, और वो आसानी से भाजपा के लिए कोई जमीन नहीं छोड़ेंगी। 2019 में वो कुछ थोड़े से मुगालते में थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने 18 सीटें जीत लेने दी थी। इस बार वो काफी तैयारी किए हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि भाजपा वहां 18 सीटें दोबारा जीत पाएगी। कितना नुकसान होगा, क्या होगा, ये तो सीट दर सीट विश्लेषण करने पर मालूम पड़ेगा, लेकिन भाजपा को बंगाल में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश मेरे ख्याल से निश्चित रूप से भाजपा के लिए एक स्विंग स्टेट है। बंगाल को वो मानती है कि स्विंग स्टेट है, मैं नहीं मानता हूं कि वो उसके लिए स्विंग स्टेट है। और भाजपा के लिए स्विंग स्टेट क्या है, ये देखना पड़ेगा। अब जैसे कि जिस तरीके से उन्होंने हेमंत सोरेन को हटाया है वहां पर, और वहां पर हेमंत सोरेन ने आदिवासी का सवाल उठाया है, तो अब देखना पड़ेगा कि झारखंड में जो उन्होंने पिछली बार अच्छी सफलता प्राप्त की थी भारतीय जनता पार्टी ने, क्या वो उस सफलता को कायम रख पाएंगे। भाजपा पूरी तरीके से अपनी पेशबंदी कर रही है। मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा जो है, उन गीता कोड़ा को एक हफ्ते पहले ही भाजपा में लिया, फिर उनको तुरंत टिकट भी दे दिया, और सब जानते हैं कि उनके पति कितने बड़े भ्रष्टाचारी थे। स्वयं गीता कोड़ा जो नोट के बदले वोट वाला प्रकरण, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला दिया है, उसमें गीता कोड़ा ही प्रभावित होने वाली है उसके अंदर, उस फैसले से। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा किस स्तर तक जाकर अपनी जो कमजोर कड़ियां हैं उनको दुरुस्त करने में लगी हुई है। जहां उसे लगता है उसकी सीटें कम हो सकती हैं, वहां पर वो पूरी कोशिश कर रही है कि ऐसा ना हो। एक प्रश्न ये भी है कि जो दक्षिण भारत है वहां पर दावा किया जा रहा है कि वो भी हमारे लिए स्विंग स्टेट हो सकता है। जैसे प्रधानमंत्री ने केरल के बारे में कहा था कि हम 10 सीटें जीतेंगे, तमिलनाडु के बारे में उनका इस तरह का दावा है, तेलंगाना की भी वो यात्रा कर रहे हैं। तो क्या इसकी संभावना भी है कि उत्तर भारत में बैठे जो विश्लेषण करने वाले लोग हैं उनकी निगाह से स्थितियां बच रही हैं, कुछ ऐसा हो सकता है चमत्कार? देखिए, आज तक तो भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक को छोड़कर दक्षिण भारत में कभी कोई तीर मारा नहीं। मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास दक्षिण भारत में बहुत शक्तिशाली किस्म के नेता भी नहीं है। और देखिए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास स्थानीय स्तर का कोई अच्छा बड़ा नेता नहीं होता है, वहां भाजपा आत्मविश्वास से लवरेज नहीं होती है। बिहार को देखिए आप, बिहार में भाजपा के पास कोई जन नेता, तेजस्वी लालू यादव एक जन नेता थे, तेजस्वी यादव एक जन नेता बन रहे हैं। एक जन नेता की हैसियत एक जमाने में नीतीश कुमार की भी थी, जनता का एक बड़ा तबका उनको नेता मानता था। बिहार की स्त्रियों के मन में उनके प्रति, नीतीश कुमार के प्रति हमदर्दी थी। नीतीश कुमार इस तरह के काम भी करते थे, शराबबंदी वाला कदम उन्होंने ये सब देखभाल करके उठाया था। तो ऐसा कोई जन नेता भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। सुशील मोदी थे, लेकिन वो जन नेता वाली उनकी हैसियत नहीं थी। वो भाजपा के साथ में और नीतीश कुमार के बीच में एक अच्छे पुल का काम करते थे। आज तक भारतीय जनता पार्टी बिहार में कोई जन नेता खड़ा नहीं कर पाई है। महाराष्ट्र में वो फडणवीस के रूप में एक जन नेता खड़ा करने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक में उनके पास येदियुरप्पा एक बड़े जन नेता थे, जो एक बहुत बड़े सामाजिक समुदाय आंख मूंद के उनके पीछे रहता था। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जन नेता नहीं है। जी किशन रेड्डी को उन्होंने नेता बनाया है, वो जन नेता की हैसियत उनको नहीं प्राप्त हो पाई है वहां पर। तमिलनाडु में वो जन नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अन्नामलाई जो है वो यात्राएं कर रहे हैं तमिलनाडु में, जनता के साथ संपर्क कर रहे हैं, लेकिन अभी वो उस स्थिति में नहीं आ पाए हैं कि वो स्वतंत्र रूप से अपने आप को जन नेता के रूप में अपनी दावेदारी कर सकें। केरल में उनके पास कोई जन नेता नहीं है। तो ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। तो मुझे नहीं लगता कि जो दक्षिण भारत में उनकी जो दावेदारियां हैं
वो दावेदारियां उस तरीके से सच्ची हैं जिस तरीके से उत्तर भारत, पश्चिम भारत और मध्य भारत के लिए उनकी दावेदारियां हैं। पूर्वी भारत में उन्होंने कांग्रेस से नेताओं को लेकर दल बदल करवाकर अपने यहाँ लेकर उनको अपने अपने जननेता के तौर पर वो पेश कर रहे हैं। पूर्वी भारत में उनकी स्थिति है। आज के लिए आखिरी सवाल कि और पहले भी मैं इस तरह के सवाल आपके सामने रख चुका हूं कि ये जो विश्लेषण आपने भी सामने रखा उससे मोदी एक चुनाव जिताने वाले सबसे बड़े ब्रांड और करिश्माई नेता के रूप में जो प्रस्तुत किए जाते हैं वह बहुत ही सीमित विश्लेषण होता हम कह सकते हैं, क्योंकि नहीं, ऐसी बात नहीं है। दक्षिण भारत के बारे में उनकी जो दावेदारियां हैं वो पोली हैं, उनको मैं उचित नहीं समझता। लेकिन उत्तर भारत में मोदी की वजह से भारतीय जनता पार्टी के वोट कुछ ना कुछ बढ़ते हैं। कितने बढ़ते हैं, कुछ बढ़ा चढ़ा के इस बात को कहा जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ उनके वोट बढ़ते हैं। इसी तरीके से पश्चिमी भारत में मोदी की वजह से उनके वोट बढ़ते हैं। इसी तरीके से मध्य भारत में मोदी की वजह से उनके वोट बढ़ते हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब देखिए गुजरात को देखिए, जब तक मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं बने थे तब तक कांग्रेस गुजरात में विधानसभा का चुनाव भले हार जाती हो, लेकिन लोकसभा के चुनाव में कुछ सीटें जीतती थी। 8, 9, 10, 11 सीटें कुछ जीतती थी। आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। लेकिन मोदी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के बाद दो लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, वहां कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई वहां गुजरात में। उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति बहुत खस्ता थी। उसका वोट बहुत नीचे चला गया था, 12-13% पे आ गया था उसका वोट। लेकिन मोदी के आने के बाद में उत्तर प्रदेश में जो आधार बना है, भाजपा का आधार 50% तक वोट का आधार पहुंच गया है मोदी के आने के बाद में। पर इतनी तेजी से क्यों उसने उछाल मारा? दूसरे उत्तर प्रदेश में जो जो द्विज जातियां थी उनके बीच में कोई बहुत बड़ी चुनावी एकता नहीं होती थी। जैसे ब्राह्मण और ठाकुर एक दूसरे के साथ बहुत मिलने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों अलग अलग जगहों पर वोट करते थे। मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों के बीच में एक चुनावी एकता करा दी। भले ही सामाजिक रूप से अभी भी उनके बीच में प्रतियोगिता है, लेकिन चुनावी एकता तो हो ही गई है। सब वो एक ही जगह वोट देते हैं। तो इस तरह से मोदी के आने के बाद में काफी फर्क पड़ा है बहुत सारे देश के बहुत बड़े हिस्से में भारतीय जनता पार्टी के जनाधार में। और जो सर्वे एजेंसियां हैं, अब भले ही उनकी बात को 100% सही ना माने, लेकिन उनका एक मत से ये निर्णय है कि बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी को मोदी की वजह से वोट देते हैं। आज अगर मोदी सीन से हट जाएं तो मैं ही समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के चौतरफा 10 से 12% वोट कम हो जाएंगे। फिर जब कोई वैसा नेता आ पाएगा तभी वो वोट दोबारा उसे प्राप्त होंगे। कल या परसों आपने ये इशारा किया था कि अगर इंडिया गठबंधन किसी एक नेता को सामने रख देता है तो मोदी के लिए चुनौतियां ज्यादा बढ़ सकती हैं, इस समय भी जब चुनाव बहुत नजदीक बचा। कम से कम वोटरों को ये देखने का और तुलना करने का मौका तो मिलेगा। क्या खड़गे वो नेता हो सकते हैं? खड़गे वो नेता हो सकते हैं, मायावती वो नेता हो सकती हैं, और भी कोई वो नेता हो सकता है। लेकिन अगर वो रखते हैं किसी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना के पेश करते हैं और एक मत से उसके अगर विरोध होने लगा उसी सवाल पे इंडिया गठबंधन के भीतर, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सब लोग एकजुट होकर खड़े होते हैं तो कम से कम वो जीते चाहे हारें, लेकिन एक चेहरा होने का जो लाभ होता है वो लाभ तो मिलेगा। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर प्रोफेसर अभय दुबे से बातचीत करेंगे। अब सर आज की बातचीत के लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।